ठीक है। अगर आप पिछले क्लास को समझ चुके हैं तो आज के क्लास में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक जो भी कदम उठाया, जो भी कानून बनाया और उन कानून को लागू किया, तो उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। और वो सब के सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। प्रारंभिक परीक्षा में भी उससे सवाल पूछे जाते हैं और मेंस में भी सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। और सब पिट्स इंडिया एक्ट, हाँ पिट्स इंडिया एक्ट, हाँ ठीक है। तो 1784 में 1784 में आया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कल के क्लास में आप लोगों ने देखा वो ये देखा था कि कैसे 50 सालों तक अंग्रेजों ने अपने कानून के माध्यम से, अपने अधिनियम के माध्यम से और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के माध्यम से भारत को कंट्रोल करने की कोशिश की। और 50 वर्षों के अंदर में धीरे धीरे भारत के बहुत विशाल क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। ये हम लोग सीखे थे। अब आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम उन्हीं जो एक्ट था, जो ब्रिटेन के संसद में पारित हुआ था, जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था, उस एक्ट को देखते हैं। वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक्ट आया है, जो कानून आया है, वो कानून भारत के लिए ही आया है, भारत में काम कर रही कंपनी के लिए आया है। तो अगर कंपनी के लिए आया है, कंपनी के ऊपर वो कानून लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो लाया ही गया है कंपनी के लिए और कंपनी से भारतीय जुड़ गए हैं, क्योंकि कंपनी का राज शुरू हो गया है। अब कंपनी सिर्फ व्यापार करने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि अब वो राजा बन गई है, शासक बन गई है। तो हम बार बार कहते हैं कि जब सरकार बदलता है तो लोगों का सरोकार भी बदल जाता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज हम लोग शुरू करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है। तो हम बताए थे कल क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेशन। रेगुलेशन को विनियम कहा जाता है। विनियम। तो जब कोई विनियम लाया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि जो भी सिस्टम है या जो भी व्यवस्था है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। एक उदाहरण भी आपको दिया था कि जैसे सिलेंडर में रेगुलेटर होता है, उसका काम क्या होता है, गैस को कितनी मात्रा में निकलने देना है और कितनी मात्रा में नहीं निकलने देना है, वो निर्धारित करता है। तो सेम काम रेगुलेटिंग एक्ट का भी है। तो आज हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखना है हमको। सवाल ये उठता है कि रेगुलेटिंग एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ गई। मान लो ये इंडिया है, ध्यान से समझ लो, फैक्ट याद हो जाएगा अगर ये समझ जाओगे। अब बारिश होगा। ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। EIC को जब स्थापित किया गया था ब्रिटेन में, तो चार्टर के तहत इसको कुछ अधिकार दिए गए थे। ये याद रखना, समझ लो, याद हो जाएगा। एक चार्टर के तहत इसको अधिकार दिए गए थे। अधिकार क्या दिए गए थे कि आप व्यापार करने जा रहे हैं तो व्यापार के दौरान अगर आपको युद्ध लड़ना पड़े, अगर कोई व्यापार में किसी तरह का बाधा हो, राज्य के द्वारा या उसके तंत्र के द्वारा बाधा पहुंचाया जा रहा हो और आप चाह के भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, अपने अनुकूल व्यापार नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको युद्ध करने का भी अधिकार है। तो युद्ध करने का अधिकार दिया गया था, तो इसीलिए युद्ध करने में इनको सेना की नियुक्ति भी करनी पड़ती थी। सेना की नियुक्ति ये करते थे, यानी कि कंपनी की अपनी सेना थी। आप देखें 1757 की बात हो या 64 की बात हो या फ्रांसीसियों के साथ कर्नाटक युद्ध जो हुआ उसमें भी अंग्रेजी सेना लड़ी थी, कंपनी की सेना लड़ी थी। तो चार्टर एक्ट में इनको ये अधिकार दिया गया था कि वो युद्ध कर सकते हैं अपने व्यापार की समृद्धि के लिए, उन्नयन के लिए। तो ये सेना की नियुक्ति भी करते थे और अधिकारियों की भी नियुक्ति करते थे। सेना किसी भी तरह का हो, स्थल सेना हो या नौसेना हो। उस समय हवाई सेना नहीं था, एयरफोर्स नहीं थी, तो जल सेना और नौसेना दोनों को ही नियुक्ति करने का अधिकार था। साथ ही साथ इनका यह भी था कि इनके जो कर्मचारी हैं, जो नॉन सैनिक हैं, जो सेना में नहीं है, जो
कंपनी के बाकी सारे कार्यों में लगे हुए हैं। तो जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों पर नियंत्रण करना, उनके लिए कानून बनाना, उनमें अनुशासन लाना, ये सारे काम भी ये स्वयं करते थे। यानी कंपनी चलता फिरता एक तरह से, कंपनी को चलता फिरता एक तरह से अथॉरिटी था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चार्टर एक्ट के तहत दे दिया गया था कि भैया आप जा रहे हैं दूर देश में व्यापार करने के लिए, कल को अगर कोई आपका सामान छीन ले, आपकी व्यापारिक वस्तुओं को पर कब्जा कर ले, आपके जहाज पर कब्जा कर ले, तो वैसी स्थिति में आप मुख्य दर्शक बन के तो नहीं ना देखेंगे, क्या करेंगे? आप लड़ेंगे। तो लड़ने के लिए आपको सेना भी दिया गया और ये सिस्टम को चलाने के लिए आपको अधिकारी भी दिए गए, कर्मचारी भी दिए गए। तो ये काम इनको शुरू में मिला हुआ था। तो ये जब इतना अधिकार इनको चार्टर एक्ट से मिला हुआ था, तो इसी अधिकार के तहत उन्होंने बंगाल को कब्जा कर लिया। 1764-1765 में इन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब कहानी दूसरा बढ़ता है। जैसे ही ये बंगाल के राज्य पर कब्जा कर लेते हैं, तब ये सिर्फ अब व्यापारिक कंपनी न रह करके एक क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? अब ये व्यापारिक कंपनी न रह करके एक तरह से राजा के रूप में भी काम करने लगते हैं, राज्य के रूप में भी काम करने लगते हैं, जैसे सरकार के रूप में काम करने लगते हैं। तो स्वाभाविक है कि कुछ पूछना है? हाँ हाँ, आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े जो संस्थाएं होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है, या कोई भी ऐसा जहाँ पे लोगों का आना जाना होता हो, अफरा तफरी बच सकता है, अव्यवस्था फैल सकता है, तो वैसी स्थिति में वो संस्था, वो बॉडी जो भी है, वो अपने लिए बाउंसर रखती है, लोगों को हटाने के लिए उनका अपना नियम कानून होता है, जिसके माध्यम से वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो उनको राइट मिलता है तभी वो करते हैं। अगर वो इलीगल हो जाएगा, सरकार कहेगी नहीं आप बाउंसर नहीं रख सकते हैं। आप मान लीजिए कोई बियर बार चला या डांस बार या कोई ऐसा चीज चला रहा है जहाँ लोगों का आना जाना होता रहता है, और उसमें कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिससे अफरा तफरी मच सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वैसी स्थिति में उनको परमिशन रहता है कि आप बाउंसर रख सकते हैं, लोगों को हटाने के लिए, भगाने के लिए। कंपनी भी कुछ इसी मोड में काम कर रही है, इसके पास अधिकार था, सेना भी अपना रख रही थी, कर्मचारी भी था। तो इन दोनों ही कार्यों को करने के लिए इनको अथॉरिटी मिला हुआ था ब्रिटेन के साथ, ठीक है। लेकिन जब 1764 में इन्होंने बंगाल को कब्जा कर लिया, तो बंगाल के कब्जा करने के बाद इनका मनोबल बढ़ता चला गया और ये क्या करने लगे कि यहाँ के जो मूल लोग, यहाँ के जो स्थानीय लोग बंगाल, या मद्रास की बात करें या बम्बई की बात करें, जहाँ जहाँ कंपनी काम कर रही थी, वहाँ के लोगों का जो शोषण और अत्याचार, और क्या हुआ, इनके पास शक्ति आ गया था। शक्ति आने से ये शक्ति का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग करने लगे। यही कंपनी, हम यही कंपनी की बात कर रहे हैं जो बंगाल में काबिज हो जाती है। बंगाल में काबिज होने के बाद इनके जो कर्मचारी हैं, इनके जो अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं कि जनता का यहाँ पर शोषण करने लगते हैं, लूट मार शुरू कर सकते हैं, अत्याचार करने लगते हैं। यानी कि इनको लगता है कि अब हम तो यहाँ के सब कुछ हैं, कौन रोकने वाला है, चार्टर के तहत हमको अधिकार मिल ही दिया है, अब हम आराम से जैसे मन करे वैसे व्यापार करें, बिजनेस करें, दूसरे फंसे। ये खबर पहुंचा ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ये खबर पहुंचा, भैया वहाँ पे आप ऐसा काम लोगों पर शोषण और अत्याचार भी करते। दूसरा, इनके जो कर्मचारी थे जब रिटायर होकर के यहाँ पे जाते तो इनका रहन सहन, ठाट बाट, अमूरी देख करके यहाँ के लोगों में जलन होने लगा कि अरे यार एक कंपनी का अदना कर्मचारी यहाँ करोड़पति का अरबपति कैसे हो गया। यानी कि कर्मचारी शोषण करके जो लूटता था वो इंग्लैंड ले जाता था। इससे लोगों की नजर में चढ़ गए, इंग्लैंड के लोग उनसे चिढ़ने लगे, इनकी ठसक देख करके, इनकी रहन सहन देख करके, इनकी समृद्धि और इनकी पैसा को देख करके। तब सरकार का कान खड़ा हुआ, ब्रिटेन के पार्लियामेंट का कान खड़ा हुआ तो भैया कुछ ना कुछ तो गलत काम किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, कंपनी मनमानी कर रही है। कंपनी को 1764 में 1764 में 1765 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 में 1765
कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अभी तक चार्टर एक्ट के माध्यम से इनको सिर्फ अधिकार दिया गया था कि आप जाइए, आप आराम से स्वच्छंद कर व्यापार करना है तो दूध फसलों को कोई छीनताई हो, चोरी चमारी हो, तो वैसी स्थिति में आप अपना सेना रखिए और सिस्टम को चलाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी रखिए, काम कीजिए। राज्य को उनको संरक्षण मिलता था, राज्य का सपोर्ट मिलता था, राजा का दूध समय समय पर आता था इंग्लैंड से भारत में, भारत के नवाबों के पास, भारत के बादशाहों को मिलने। तो स्वाभाविक है कि इस कंपनी को राज्य का संरक्षण प्राप्त हो, ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, भले ही प्राइवेट कंपनी था, ज्वाइंट वेंचर कंपनी था, भारत के इंग्लैंड के पूंजीपतियों के द्वारा इन्वेस्ट करके खड़ा किया कंपनी था, लेकिन संसद का और वहाँ की सरकार का इसको संरक्षण और समर्थन था। अब 1773 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ के 20 व्यवहार से छूट होकर के रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। आपको लगता है बारिश एकदम हाँ, ये इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को समझना है तो ऐसे समझ लो, मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें 10 लोगों का पैसा लगा है। रिलायंस, मान लो कि हम लोग 10 लोग हैं, हम 10 लोगों ने मिल करके कंपनी खड़ा किया, एक कैपिटल जमा किया, उस कैपिटल को जमा करके जो भी हमारी जरूरत थी, जैसे कर्मचारी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जहाज चाहिए, पानी का जहाज, और भी जो भी सामान चाहिए, काम धाम चाहिए, वो सब व्यवस्था। ठीक है, और जो स्वाभाविक है जब कंपनी बना तो उसको पंजीकृत करना होगा, रजिस्टर करना होगा, आज भी हम लोग करते हैं। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में या ब्रिटिश कानून के अंतर्गत इसको पंजीकरण किया गया। जब पंजीकरण किया गया किसी कंपनी को, तो सरकार, यहाँ पर अब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको सुरक्षा दें, उसको प्रोत्साहन दें, ये सब काम सरकार का बनता है। तो इसीलिए सरकार इसको प्रोत्साहित करती है। और दूसरी ओर इंग्लैंड अपना समृद्धि वापस चाहता था, तो चाहता था कि भारत के साथ व्यापार हो, क्योंकि भारत इस समय दुनिया का सबसे समृद्ध देश है। दुनिया का हर एक मुल्क चाहता था कि भारत के साथ उसका व्यापारिक संबंध है, और आज भी चाहता है। जिस दिन से वर्तमान की सरकार इस चीज़ को समझ गई है, आज दुनिया को लीड कर रही है। व्यापार हमेशा ही तो शोषण अत्याचार से परेशान होकर के अब इनके कार्यों और दायित्वों को निर्धारित किया जाने लगा कि भैया आप क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, कितना काम करेंगे। इंग्लैंड में आपका क्या काम होगा? आपके जो आका बैठे हुए हैं इंग्लैंड में, जो इन्वेस्टर है जिनका पूंजी लगा हुआ है, वो कैसे काम करेंगे, और आपके कंपनी के जो अधिकारी भारत में बैठे हुए हैं वो कैसे काम करेंगे, किस मेथड पे काम करेंगे। इसके लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या है रेगुलेटिंग एक्ट और इसकी विशेषता क्या है, इसके गुण क्या थे, इसके दोष क्या थे, ये हमको समझना है। और बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से अक्सर सवाल पूछे भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट लाने का 2 मकसद था। एक तो भारत में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, और दूसरा इंग्लैंड में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इंग्लैंड में भी और भारत में भी दोनों जगहों पर कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करना। क्लियर है? ये न कि सिर्फ भारत में बल्कि इंग्लैंड में भी। याद रखो, इंग्लैंड में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लोग बैठे हुए हैं, वही लोग फैसला करते थे कि कंपनी को क्या करना है, कैसे व्यापार करना है, कैसे राज्यों के साथ संबंध रखना है, युद्ध करना है कि नहीं करना है, युद्ध अगर जीत गए हैं तो राज्य को अधिग्रहित या ऑक्युपाइड करना है कि छोड़ देना है। जो भी काम है वो सब के सब यहाँ पे बैठे हुए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के निर्देश में ही हो करता था काम। क्लियर है? तो स्वाभाविक है कि यहाँ के कार्य, इंग्लैंड के कार्य और भारत के कंपनी के कार्य, इन दोनों कार्यों को रेगुलेट करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। क्यों लाया गया था?
क्योंकि करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन, भ्रष्टाचार और अत्याचार भारत में कंपनी के अधिकारियों के द्वारा किया जाने लगा था, जिससे इंग्लैंड में भी नागरिकों में भी असंतोष करने लगा था। इसीलिए ये लाया गया। ठीक है, अब इंग्लैंड में जो बैठे हुए लोग हैं उनके लिए क्या लाया है, याद रखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला कानून था जिसके माध्यम से ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को कंट्रोल में करने का प्रयास किया गया। अभी तक से कंपनी सिर्फ रजिस्टर्ड थी, पंजीकृत थी। कंपनी कानून के अंतर्गत ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कंपनी लॉ के अंतर्गत ये सिर्फ पंजीकृत थी। इसको चार्टर एक्ट के तहत अधिकार दे दिया गया था, लेकिन कंट्रोल करने का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को पहली बार अधिकार मिला कंपनी को कंट्रोल करने का, वो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का संसदीय अधिकार कब मिला था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट मिला। हाँ, दूसरा ये कि कंपनी अब सिर्फ कंपनी के रूप में काम नहीं कर रही थी, व्यापार के रूप में ही काम नहीं कर रही थी, बल्कि ये राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों काम करने लगी थी। पॉलिटिकल या राजनीतिक तथा प्रशासनिक दोनों ही कार्य अपना निर्वहन करने लगी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य भी कर रही थी और पॉलिटिकल काम क्या कर रही थी? तो काम कर रही थी, नए राज्यों को जीतती थी, उनको अपने ब्रिटिश प्रोविंस में मिला लेती थी या उनके साथ अपना संबंध निर्धारित करती थी बातचीत से, संधि के द्वारा, समझौते के द्वारा। तो स्वाभाविक है कि ये राजनीतिक कार्य भी अब करने लगी थी। अब इस राजनीतिक कार्य के दौरान अपने कंपनी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी डेवलप हो गया था, तो इसलिए ये प्रशासनिक कार्य भी करने लगी थी। लोगों को या अपने नागरिकों को, जो भी इसके कंपनी के कर्मचारी थे और इसके जो भी लोग थे, उनको सर्विसेज तो इसलिए इसका दोनों काम हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो काम राज्य करता है वो काम अगर कंपनी करने लगे तो स्वाभाविक है संसद का निगाह उस पर जाएगा, ब्रिटिश सरकार का निगाह उस पर जाएगा और इसको कंट्रोल करेगा। तो भैया ये काम अगर कर रहे हो तो ऐसे करना, ये काम कर रहे हो तो ऐसे करना, अगर कुछ होता है तो उसका प्रतिक्रिया या उसका रिएक्शन आपको ऐसे देना। तो कुल मिला करके रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी के इंग्लैंड के भी कार्य और भारत के भी कार्यों को संसद के नियंत्रण में ले आया गया। ठीक है, कौन सो रहा है? हाँ, अब आगे चलते हैं। तो कुल मिला करके आप समझ गए कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। अब आइए देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान था, ताकि हमको पता चल सके ये कैसे काम करता था। अभी तक आप ये समझे कि कंपनी के द्वारा जिस तरह का भारत में व्यवहार किया जाने लगा, लूट खसोट, अत्याचार, राज्यों का अधिग्रहण, तो उसके लिए भाई अब इसको नियंत्रित करना जरूरी था, लगाम लगाना जरूरी था। तो एक तरह से रेगुलेटिंग एक लगाम की तरह था जो कंपनी के नाक में लगाया गया कि ज़्यादा उछलो मत, ज़्यादा भड़को मत, अगर भड़कोगे तो लगाम खींच लिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी के द्वारा रेगुलेटिंग RGACP के द्वारा दोनों ही तरह के नियंत्रण किए गए, एक तो इंग्लैंड में भी और दूसरा इंडिया में। अब आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या किया गया। इंग्लैंड में क्या किया गया इस अधिनियम के द्वारा? इंग्लैंड में जो कंपनी के डायरेक्टर थे, वो लोग होते थे जो कंपनी के जैसे मान लो एक कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में कई लोगों का पैसा लगा है। आज भी जैसे हम लोग देखते हैं कि शेयर के माध्यम से, डिवेंचर के माध्यम से हम लोग कंपनी में अपना इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी को फायदा होता है तो हमको मिलता है, नुकसान होता है तो हमारा भी जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंग्लैंड के कई संपत्तिशाली पूंजीपतियों का पैसा लगा हुआ था।
तो पैसा लगा दिए हैं, तो इस कंपनी को चलाने के लिए एक लोगों का ग्रुप था जिसको कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसको कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो लोग थे जो इंग्लैंड में बैठ करके, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, इधर इंडिया है, इधर इंडिया है, इधर इंग्लैंड है, ये हिस्सा इंडिया का है। और इंग्लैंड में बैठे हुए वो लोग जिनका इन्वेस्ट हुआ था कंपनी में, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों का एक ग्रुप था जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। निर्देशकों का परिषद, निर्देशक लोग थे। जैसे हर एक चीज का एक डायरेक्टर होता है, जैसे सिनेमा बनता है तो देखेंगे कि सिनेमा का भी एक डायरेक्टर होता है, बाकी सारे लोग होते हैं। डायरेक्टर के निर्देश में ही सब कुछ होता है। प्रोड्यूसर पैसा लगाता है डायरेक्टर के ही कहने पर, स्क्रिप्ट लिखा जाता है डायरेक्टर के ही इच्छा अनुसार, एक्टिंग जो करता है कलाकार वो भी डायरेक्टर के अनुसार ही करता है ना। तो डायरेक्टर यानी निर्देश देने वाला। तो इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में वही लोग शामिल होते थे जिनका 1000 पाउंड 1000 पाउंड से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ होता था कंपनी में। अगर मान लीजिए आप 999 पाउंड ही लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, फिर आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में नहीं बन सकते, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य नहीं बन सकते। तो स्वाभाविक है कि ये जो इंग्लैंड में बैठा हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, यही कंपनी का दिमाग था, यही डिसीजन लेता था, यही सोचता था, यही निर्देश देता था, डायरेक्शन देता था कि कंपनी को क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कौन सा व्यापार करना है, किसके साथ युद्ध लड़ना है, किसके साथ संधि करना है, किसको नियुक्त करना है, किसको बर्खास्त करना है, ये सारा काम इन्हीं के निर्देश में होता था। ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहला इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी कंट्रोल किया गया और कहा गया कि इसमें जो लोग होंगे उसमें टोटल लोग 24 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। यानी कि संख्या निर्धारित कर दी गई कि 24 लोगों का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा। यही 24 लोग कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे बिजनेस करना है बताएंगे। यहां तक समझ में आया? हाँ। अच्छा, इसमें दूसरा चीज ये था कि इसमें हर एक साल 25% लोग रिटायर हो जाते थे, जैसे राज्यसभा में होता है। यानी कि हर एक साल, ये थोड़ा सा बारीक चीज है, हो सकता है पूछ दे, नहीं भी पूछे, लेकिन थोड़ा सा जान लेना है कि मान लो 24 है तो 24 में 25% इसका क्या हो गया? 6 लोग। यानी कि प्रति वर्ष 6 लोग इसमें रिटायर हो जाते थे, चेंज हो जाते थे। 6 लोग को हटा करके फिर नए लोगों को अवसर दिया जाता था, ताकि जितने भी 1000 से ज्यादा पाउंड वाला इन्वेस्टर हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में आ सके और अपनी बहुमूल्य सिफारिश सुझाव दे सके और कंपनी को ग्रोथ दिला सके। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सीओडी में सदस्यों की संख्या 24 कर दी गई। सदस्यता के लिए 1000 पाउंड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अनिवार्य कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष 25% यानी 6 सदस्यों की सेवानिवृत्ति होगी। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ से कैसे कंट्रोल होगा ये तो समझ में आ गया। इसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया इंग्लैंड। इसके माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट कौन लाया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट लाया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों लाया है? ताकि कंपनी के राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित कर सके। ऐसा ना हो कि ये जोश में आकर के किसी दूसरे राजा के साथ, सम्राट के साथ लड़ गए और लात खा करके जान गंवा दिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ब्रिटेन के जो महाराज सम्राट बैठा हुआ, ब्रिटेन का जो क्राउन बैठा हुआ, उसका और वहां पे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं कि हमारे लोग गए थे वहां पे, मारे गए, आप क्या किए। तो इसीलिए इनको एक तरह से नकेल कसने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और नकेल दोनों ही जगह पर। ये नहीं कि यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ पे नकेल कसने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ला दिए और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो सीधे कुछ भी उटपटांग निर्देश दे रहे हैं कंपनी को, अपने अधिकारियों को कि ना ऐसे कर लो, ऐसे छीन लो, ऐसे कब्जा लो, ये व्यापार करो। तो ऐसी स्थिति में क्या मतलब रह जाएगा? इसीलिए सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ही कंट्रोल किया गया, इनकी संख्या निर्धारित की गई, इनके बनने की योग्यता निर्धारित की गई, इनकी हस्तांतरण कर रहे हैं, सेवा मुक्ति का प्रावधान किया गया। तो कुल मिला करके इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रित कर लिया गया। दूसरी ओर अब यहाँ पे भारत में आते हैं
इंग्लैंड में क्या हुआ इससे समझ में आ गया। भारत में क्या होगा, अब भारत में भी कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इस कानून के तहत या इस अधिनियम के तहत प्रावधान लाया गया। क्या प्रावधान लाया गया देखते हैं। इंग्लैंड वाला समझ गया होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। अभी भारत है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, अब यहाँ पे भी कंपनी के कार्यों को चलाने एक तरह से आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई, कार्यकारिणी समिति बनाई गई। आपको पता होगा कि 1773 से पहले जितने भी क्षेत्रों में कंपनी का नियंत्रण था, चाहे मद्रास हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बंगाल हो, इन तीनों को प्रेसिडेंसी कहा गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। ये जो प्रेसिडेंसी होता था उस क्षेत्र का कंपनी का केंद्र होता था। यहीं से कंपनी के सारे व्यापारिक गतिविधि नियंत्रित होते थे। उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी, उनके गुमास्ते, उनके व्यापार, सब कुछ यहीं से हेडक्वार्टर की तरह था। मद्रास का हेडक्वार्टर कंपनी का मद्रास में था, महाराष्ट्र का बॉम्बे में था और बंगाल का कलकत्ता में। तो ये तीनों जो प्रेसिडेंसी था अलग अलग अपना काम करती थी और इन तीनों प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर कहा जाता था। आज जिसको हम लोग गवर्नर कहते हैं, राज्यपाल, उसी तरह से ये राज्यपाल की तरह यहाँ भी गवर्नर था। मद्रास का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, आपको पता ही है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। तो ये तीनों गवर्नर हुआ करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह प्रोविजन किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है वो पूरे तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। यानी कि उन दोनों गवर्नरों का भी गवर्नर जनरल, यानी कि ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का प्रमुख गवर्नर जनरल को बनाया गया। पहला चेंज ये किया गया, किसके माध्यम से? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब अगर कोई भी फैसला लेना हो कंपनी के हित में तो फैसला ये लेगा, युद्ध करना है, नहीं करना है, संधि करना है, समझौता करना है। कई केस आपको मिलेंगे कि महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे वो जाकर के पूना से राघोजी के साथ संधि कर लिए, समझौता कर लिए। इस गवर्नर को पता चला, गवर्नर जनरल को तुरंत इसको खारिज कर दिया, बोला नहीं ये संधि गलत है। तो इनको एक नहीं, इनको 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 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ये अधिकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अधिकारी गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे। लेकिन ये जब सिस्टम गवर्नर जनरल बन गए तो पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है, 1773 में वो पहला गवर्नर जनरल बना। गवर्नर था, गवर्नर जनरल बन करके दिया था और वो उसकी बहुत इच्छा थी और वो अपनी इच्छा को साकार भी किया। दूसरा जो चेंज लाया गया, हम लोग बात कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कैसे रेगुलेट किया गया, थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा जो चेंज लाया गया कि गवर्नर जनरल को काम करने के लिए, उनके कार्यों में मदद करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। अब यही कार्यकारिणी परिषद आगे चल करके पार्लियामेंट बन जाएगा। यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल आगे चल करके आज जो हमारा संसद है, यही संसद का प्रोटोटाइप है। या इंगोरी ऑप्शन क्या कहते हैं उसको, भ्रूण की तरह समझ लो, भ्रूण है ये पार्लियामेंट का भ्रूण है। यही आगे बड़ा होकर के पार्लियामेंट बनेगा, संसद बनेगा, जिसमें लगभग 450 लोग लोकसभा में होंगे, 250 लोग राज्यसभा में। तो ये सिस्टम यहाँ से शुरू हो जाता है। इसमें जो बोर्ड थे, इसमें कुल 4 सदस्य थे। एक गवर्नर जनरल अलग,
वन गवर्नर जनरल और 4 सदस्य, और ये चारों सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था। गवर्नर तो कंपनी के डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ये जो चारों सदस्य थे कार्यकारिणी के, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। हाँ, प्रेजेंट में क्या महत्व है? नहीं, ये आज भी तो चल रहा है, आज भी तो आपके यहाँ कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ एक तरह से कंपनी के लॉ की तरह ही है। कंपनी कैसे काम करेगी, कैसे रेगुलेट करेगी, यहीं से शुरू हो जाता है। ये रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू होता है, ठीक है। चाहे वो भी कंपनी हो, देसी कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो, भारत के कंपनी लॉ के तहत रेगुलेट होती है, और उसके लिए नोडल एजेंसी बना दिया गया है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, उसको लागू करवाती है, जैसे सेबी हुआ, इस तरह की प्राइज अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नोडल एजेंसियां हैं जो इनको कंट्रोल करती है, इन कंपनियों पर, चाहे वो भारत भूमि में काम करे या भारत से बाहर जाकर के काम करे। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में काम करे तो उसको इस कानून के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो रही नहीं, तो रेगुलेटिंग एक्ट भी अब नहीं लिया, उसके तहत उसके जगह पे हम अपना देसी कंपनी लॉ लाए हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारे पास, लाइसेंसिंग की व्यवस्था है, ठीक है। तो इस तरह से तो हम क्या देखते हैं कि भारत में एक तो तीनों प्रेसिडेंसी, चार और सदस्य नियुक्त किए जाते थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसमें पहला नामों लिख लो, शायद नाम भी कभी भूल गए। फ्रांसिस, ये चारों नाम लिख लेना, क्योंकि पहली बार कार्यकारिणी में अपॉइंटमेंट हुआ था तो इसीलिए जरूरी है। क्लेवरिंग, मॉनसून और बोरवेल। फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल, ये 4 लोग थे जो वॉरेन हेस्टिंग्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किए गए, ठीक है। बोरवेल, मॉनसन, फ्रांसिस और क्लेवरिंग, फ्रांसिस, मॉनसन और बोरवेल, ये 4 लोग थे जिनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, याद रखो, अगर ये चारों लोगों को मिल करके ही फैसला होता था कंपनी, भारत में कंपनी कैसे काम करेगी, कौन सा काम करेगी, कितना काम करेगी, क्या चेंज लाया जाएगा, वो सब कुछ यही चारों लोग बहुमत से निर्णय लेते थे। आज भी हम लोग पार्लियामेंट में क्या करते हैं, कोई भी फैसला बहुमत से लिया जाता है। अगर बहुमत की फुल मेजोरिटी की सरकार है, देन फुल मेजोरिटी की सरकार अपना बहुमत से काम निकाल देती है। लेकिन जब विशेष बहुमत की होना भी चाहिए। कितना दिन हम अपने पानी से अपने शरीर को धो के रखते हैं, अब आकाशीय बारिश की जरूरत नहीं, अपना ही पसीना निकाल के कूलर चालू करके ठंडक महसूस कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब इसके लिए तो कुल मिला जुला करके स्थिति ये है कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया, जिसकी नियुक्ति ब्रिटेन में बैठे हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अगर कोई भी फैसला ये बहुमत से लेते थे, अगर 4 लोग में से 3 लोग मिल करके किसी और निर्णय ले लिए, देन वही बात होगी, वही फैसला निर्णय को आगे बहुमत से निर्णय। अगर इनको हटाना है तो इनको हटाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो हम देखे थे इंग्लैंड में जो क्रिएट किया गया था 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इनमें से मान लो किसी को हटाना है, इनकी कार्य की अवधि थी 5 वर्ष, ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे। जैसे आज भी आपके पार्लियामेंट के मेंबर 5 वर्ष के लिए किए जाते हैं ना, तो ये भी 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते थे। काबिल लोग होते थे, अपने अपने क्षेत्र में अनुभवी लोग होते थे,
इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता था, देन कंपनी इनको सम्राट से सिफारिश करवा कर नियुक्त करवाती थी और ये जा करके एक तरह से गवर्नर जनरल को मदद देते। अगर इनको हटाना हो, गवर्नर जनरल का राइट नहीं है कि वो एक सदस्य को हटा दे। हटाने के लिए क्या होगा कि गवर्नर जनरल को और डायरेक्टर को ये लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे फैसला नहीं ले पा रहे हैं, आपस में मतभेद कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मगर जो भी शिकायत है उस शिकायत के आधार पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भैया आप इसमें से इसको हटा देना है, ये काम सही नहीं कर रहा है, तो इसी को हटाने का राइट था ना, तो इसको हटाने का राइट था ना, तो इसको हटाने का राइट था। राइट किसको था? इसी को, क्योंकि अपॉइंट भी यही करता था। और जैसे आज भी होता है, किसी मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त करना हो तो कौन करता है? किसी मंत्री को नियुक्त करना है तो कौन करता है? भले ही राइट होता है प्रधानमंत्री के पास, लेकिन ऑफिशियल नहीं करता है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे 3 ही प्रेसिडेंट समझ में आया? हाँ, तो अब दोनों चीज आप समझ गए कि भारत में कैसे कंपनी को कंट्रोल किया गया, इंग्लैंड में कंपनी के कार्यों को कैसे कंट्रोल किया गया। क्यों? क्योंकि कंपनी अब सिर्फ व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी, बल्कि एक राजनीतिक या एक सरकार की तरह काम करनी है। इसीलिए इसको कंट्रोल करना ब्रिटिश सरकार का नैतिक दायित्व बनता था। तो हमने अभी तक से देखा इंग्लैंड में कैसे कंट्रोल किया गया और इंडिया में कैसे कंट्रोल किया गया कंपनी के कार्य। इंग्लैंड में कंट्रोल करने के लिए COD बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और यहाँ पे क्या बनाया गया? इंडिया में कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी। COD में कितने सदस्य थे? 24। यहाँ पे कितने सदस्य हैं? 4+1 अध्यक्ष। इनकी नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्त कैसे होता है? तो इनके लिए 1000 पाउंड का इन्वेस्टमेंट और जो प्रिवी काउंसिल होता था उसके सलाह पर इनकी नियुक्ति होती थी। इनकी नियुक्ति कौन करता था? तो COD के सिफारिश पर किंग करता था, ब्रिटेन का किंग। तो कुल मिला जुला करके कंपनी के इंग्लैंड के कार्य भी कंट्रोल में आ गए और भारत के कार्य भी कंट्रोल में आ गए। किसके माध्यम से? थ्रू द रेगुलेटरी एक्ट। और आपसे पूछा जा सकता है कि COD का गठन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, कब किया गया था, कितने सदस्य थे, कैसा काम करता था, क्या काम करता था? तो समझ लो कि ये इंग्लैंड में बैठा हुआ सर है और ये सब हाथ पैर जो कुछ है। तो यहाँ पे जो सोचा जाता है, यहाँ पे मुंह है, गवर्नर जनरल है, वो बोलता है वही करता है। तो गवर्नर जनरल क्या था? इंग्लैंड का या ईस्ट इंडिया कंपनी के COD का रिप्रेजेंटेटिव था, प्रतिनिधि था। जैसे आज भी CEO होता है ना, कंपनी का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका काम क्या होता है? कंपनी के निर्णय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निर्णय को लागू करना है। चाहे कोई भी किसी कितना भी बड़ा कंपनी हो या कितनी भी छोटी कंपनी हो, CEO का काम ही होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसके निर्णय को लागू करना। तो ये दोनों ही तरीके से भारत और इंग्लैंड में कंपनी को रेगुलेट किया जाने लगा। अब ये मनमानी नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी करेंगे तो वहां पर ब्रिटेन के पार्लियामेंट इससे सवाल पूछेगी। अगर ज्यादा मनमानी करेंगे तो इनका चार्टर एक्ट को ही रद्द कर दिया जाएगा। जैसे 1813 में 1833 में फाइनली एकाधिकार व्यापार को छीन लिया गया था। जो दक्षिण पूर्व के साथ और भारत के साथ व्यापार करने का इनको एक अधिकार मिला था, 1813 में चीनी और चाय को छोड़ करके सारे व्यापारी का एकाधिकार छीन लिए गए और 33 में सारे के सारे एकाधिकार छीन लिए गए, ओपन कर दिया गया था। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास ये अधिकार था। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज लाया गया वो भारत में ही लाया गया। एक मिनट, दूसरा जो बहुत ही अच्छा चीज आया वो आया भारत में। अब स्वाभाविक है, ऐसे समझ लो कि अगर अंग्रेज है भारत में तो क्या लगता है आपको अंग्रेज यहाँ के हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ से गवर्न होंगे? नहीं, इनके लिए इनका अपना कानून चाहिए। इसीलिए
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की। उच्चतम न्यायालय बन गया। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भारत में पहली बार या भारत के में पहली बार उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था या किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ये कोर्ट काहे के लिए था? तो कोर्ट था कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसके कई कार्य थे, बताते हैं। सबसे पहले तो ये इस उच्चतम न्यायालय का जो पहला मुख्य न्यायाधीश था, उसका नाम याद रखना, उसका नाम था एलिजा इम्पे। ये सवाल पूछे भी जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन था? तो एलिजा इम्पे। ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, 1774 में। ये अंग्रेजी कानून पे काम करता था। इंग्लैंड का जो कानून था वो कानून लागू करता था, अंग्रेजी कानून, इंग्लिश लॉ। कौन इतना जमाई ले रहा है भाई? किसको इतना नींद आ रहा है? ठीक। तो ये जो एलिजा इम्पे, ALIZ, ये सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस। ठीक है। ये जो काम करता था ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ आरंभ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल सूबे के लिए था। बंगाल सूबे में जितने भी कंपनी से जुड़े हुए लोग, कर्मचारी हो या कंपनी के जो भी लोग, उनका कोई भी केस होता था तो यही कोर्ट सुनता था, चाहे रिलीजियस मैटर हो या सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, धार्मिक मामला हो, सामान्य मामला हो या क्रिमिनल मैटर हो, किसी भी तरह का मैटर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों के द्वारा या कंपनी के कर्मचारियों का कोई ऐसा मुद्दा होता था तो उसका विवाद का समाधान यही करता था। ठीक है। और काम कैसे करता था? तो इंग्लैंड के जो कानून था वही इस पे लागू किया गया। 1774 से काम करना शुरू कर दिया था। क्लियर है? दूसरी ओर ये जो कोर्ट था, ये कोर्ट से यही नहीं देखता था बल्कि ये भी देखता था कि मान लो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो गवर्नर का, ईसी, अब ईसी में कोई चीज को लेकर के विवाद हो गया, मान लो ईसी ने कोई फैसला लिया, उसमें कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी या इसमें शामिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य असंतुष्ट है, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या इंग्लैंड जाएंगे निर्णय कराने के लिए कि ये सही है नहीं है? इसीलिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी इसके दायरे में आता था, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता था। कभी कभी ऐसा स्थिति हो जाता था जैसे आज भी होता है। आज भी आप देखेंगे तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है आपका और दूसरी तरफ पार्लियामेंट है। आज भी आप देखेंगे तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी ठन जाता है। जैसे अभी एक रिसेंट केस बता रहे हैं, रिसेंट केस दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि भैया यहाँ के जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हमको दीजिए क्योंकि काम हमको कराना है, लेकिन इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, हस्तांतरण करती है, तो हम अपने इच्छानुसार काम नहीं करा पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ठीक है भैया ट्रांसफर पोस्टिंग अब आपका होगा। अब ये बात खटक गया मोदी जी को, बोले अभी राजधानी पर तुम कैसे कब्जा कर लेगा। उन्होंने क्या किया कि एक ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा नहीं समझी, क्या नहीं समझी? अच्छा फिर से शुरू से समझा रहे। जैसे आज भी आप देखेंगे जैसे होता क्या, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जो सरकार है
केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो संविधान के अनुरूप काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका वो पुनरीक्षण करती है। अगर बिल्कुल पलट सकती है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला ले ले कि नहीं ये नहीं होना, जैसे मान लो आप एक और उदाहरण सुनो, मान लो सुप्रीम कोर्ट फैसला ले लेती, सुप्रीम कोई नहीं है यहाँ पे सबसे बड़ा सुप्रीम है जनता, और जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य, और वो सदस्यों का जो संगठन है, जो हाउस है, वो है पार्लियामेंट। तो गाहे बनाए अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ताकतवर पार्लियामेंट है। वो चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले को बदल सकती है। तो दूसरी ओर चेंज कर दिया गया ना यूनियन गवर्नमेंट ने। हुआ क्या था कि केजरीवाल चाहते थे कि ये दिल्ली में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, आईएएस लेवल के, वो जो भी अधिकारी हैं, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट के, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार दिल्ली की सरकार को दी जाए, ताकि मान लो कोई काबिल ऑफिसर है तो उसको लाया जाए, नाकाबिल को रिप्लेस कर दिया जाए। या कोई लगता है, मान लो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि कोई ऐसा फैसला लिया, उसको एग्जीक्यूट कराना है और जल्दी मिशन मोड पे कराना है, या जैसे भी उसको ज्यादा फायदा लेना है, तो अपना इच्छानुसार अपना अधिकारी नियुक्त करता है। आज भी देखेंगे जब भी सरकार बदलता है, सबसे पहला काम सरकार का होता है मिनिस्ट्री का गठन करना, और दूसरा अधिकारियों का तबादला करना और पोस्टिंग करना। अपने अपने फेवर के अनुसार अधिकारी सारे कार्य वो अधिकारी कर सकते हैं। अब मान लो कोई सेंसिटिव एरिया है, अब वहां पे ढाकर एसपी चाहिए, दबंग डीसी चाहिए, और जो पहले से एसपी और डीसी है वो ऐसा नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, सबसे पहले उसको हटाएगी अपने अनुसार। तो दिल्ली में भी कुछ है, दिल्ली की जो पुलिस है और समान जो हाई लेवल का हाई अथॉरिटी कर रहे हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी जो केंद्र के द्वारा नियुक्त की जाती है, और उनका स्थानांतरण भी केंद्र के द्वारा ही की जाता है, क्योंकि एक पूर्ण राज्य का दर्जा उसको प्राप्त नहीं है। वो अर्ध राज्य, आधा राज्य और आधा यूनियन टेरिटरी, वो दोनों नेचर को रखता है। जब पूर्ण राज्य का दर्जा हो जाएगा, दिन उसको अधिकार हो जाएगा अपने अधिकारियों को कैसे रखना है, कैसे व्यवहार करना है, कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। लेकिन ये हाफ स्टेट है। तो अरविंद केजरीवाल ने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में और कहा, माय लॉर्ड, हमको ये अधिकार दिया जाए कि हम अपने अधिकारियों का नियुक्ति और स्थानांतरण कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट भाई गहन मंथन करके फैसला दिया, ले भैया तुम काम करो। अब उसको भी तो खुश रखना है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर हर बार मोदी के फेवर में ही फैसला देगी तो लोगों को संशय हो जाएगा ना कि सुप्रीम कोर्ट अब कोर्ट नहीं कुछ और हो गया है। तो इसलिए उसने दे दिया निर्णय कि ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए दाढ़ी वाले जो बाबा हैं, दाढ़ी वाले बाबा को ये बात पसंद नहीं आया। बोला रे कि तुम्हारा इतना औकात कि तुम अधिकारियों का हस्तांतरण पोस्टिंग करेगा। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया। ऑर्डिनेंस 6 महीने तक वैलिड होता है। नेक्स्ट सेशन जब पार्लियामेंट का आता है तो उसमें अप्रूव होने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है, कानून के रूप में लागू हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस अब सेशन में था नहीं पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया गया। अब अरविंद केजरीवाल पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट और जो पहले के जो मंत्री हैं, लीडर हैं, उनके साथ मिल करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको लागू करवा दिया जाए। लेकिन दाढ़ी वाले बाबा तो अमेरिका चले गए हैं, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो घंटे बजा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में तो वो आप तो इसको यूनियन को द्वारा दे दिया गया है ना, योगा दिवस 21 जून को योग डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है ना। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे? तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए लाया गया था कि जैसे आज पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, तो संविधान सम्मत काम हो, विधान सम्मत सरकार काम कर सके, उसके तंत्र काम कर सके, ये देखना उसका काम है। यहाँ भी यही है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बेलगाम होकर के बेतरतीब तरीके से, मनमाने तरीके से काम ना करे, उसका पुनरीक्षण, उस पर निरीक्षण और उस पर निगाह रखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर दिया गया। और होता क्या था कि जैसे आज होता है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में आज थाना थानी हो जाता है, यहाँ पर भी शुरू हो गया 1774 से।
गवर्नर जनरल फैसला कुछ और लेता, उसके सदस्य जो असंतुष्ट थे वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते थे कि ये फैसला सही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का जज फैसला करता कि कौन सा क्या निर्णय लिए जाए, वो जो फैसला लेता वो लागू करता। अब यहाँ पे इसके फैसला को यहाँ पे गवर्नर जनरल को वीटो का राइट नहीं था उस समय, तो लागू करता था, नहीं तो फिर सीओडी में शिकायत करता था कि यार ऐसा ऐसा हो रहा, हम तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो मामला क्या होता था, लटक जाता था, अटक जाता था और भटक जाता था। तो 1774 के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में न सिर्फ बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंग्रेज नागरिक ही थे, बल्कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी उसी के अंदर में था। समझ में आया? ये जो तीसरा था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, जैसे पार्लियामेंट को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को आप पार्लियामेंट समझ लीजिए जब तक रहेगा 1948 1947 तक। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बन जाता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाता है, लेकिन इसको यही समझिए कि ये काउंसिल ही बड़ा हो करके उस तरह से बन जाता है। तो ये जहाँ 4 सदस्य से शुरू होता है, आज यही काउंसिल 450 सदस्य हो गया है, और प्लस 250 वो 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बढ़ करके इतना बड़ा हो जाता है। भारत में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जाता है, यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या है? तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम है भारत में कंपनी के लिए, कंपनी के फेवर में लॉ मेकिंग करना, नियम बनाना, नियम कानून बनाना भारत में कंपनी के फेवर में। दूसरा, ऑर्डिनेंस जारी भी कर सकता है, अध्यादेश भी ला सकता है। और मान लो 4 सदस्यीय काउंसिल है, उसमें से एक सदस्य 2 सदस्य नहीं है, गायब है, और एक नियम लाना या कानून लाना जरूरी है। तो वैसी स्थिति में गवर्नर जनरल के पास अधिकार है कि ऑर्डिनेंस जारी कर दे। ऑर्डिनेंस टेम्पररी नेचर का होता है, और जब उसको एक्सेप्टेशन मिल जाता है, या जब उसको प्रूफ कर दिया जाता है, या जब उसको फ्लोर पर या सदन में या मेंबर के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है, देन उस दिन से वो एज ए कानून या एज ए लॉ काम करने लगता है। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम था नियम कानून बनाना और अध्यादेश जारी करना। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक तरह से पार्लियामेंट की तरह हो गया, लेकिन ये पार्लियामेंट के मेंबर यहाँ से चुने नहीं जाते थे, बल्कि इंग्लैंड से ड्रॉप किए जाते थे, अपॉइंट किए जाते थे। 4 सदस्यों को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा और गवर्नर जनरल को सीओडी के सिफारिश पर। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तीसरा चीज, 14 चीज ये किया गया कि जितने भी कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी थे जो अपना व्यापार करते थे, निजी व्यापार करते थे और मुनाफा कमाते थे, और उस मुनाफा को इंग्लैंड में ले जाकर के चमकाते थे, इंग्लैंड के नागरिकों के अंदर एक तरह से इनके प्रति जलन पैदा हो गया था कि इतने अमीर हो गए हैं, इतने धनी हो गए हैं। इसीलिए जो काम रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, सोसाइटी फॉर ट्रेड बना करके, निजी व्यापार करना है तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड में रजिस्टर्ड होइए और इन 3 चीजों का व्यापार कीजिए, नमक, सुपारी और याद रखो, कुछ याद नहीं रहता। तो अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया। और हाँ, दूसरी बात ये बता रहे थे कि ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार का अधिकार को छीन लिया गया। उन्हें न तो आप किसी से उपहार ले सकते हैं, न तो निजी व्यापार कर सकते हैं। क्यों? क्या था बताओ? हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ। इतना आसान चीज भी हम बताते रहेंगे तब तो होगा काम। कॉपी है तुम्हारे पास? कॉपी पर तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो आप लोग, तुरंत ये सब आदत सीखो। जहां पूछा गया कॉपी पर लगे फट। कॉपी है ना सामने में, आप लिखे होंगे। लिखी नहीं कि नहीं लिखी है? नहीं, ये बहुत पहले है क्लास में। तंबाकू सब हम ही बताएंगे, पढ़ाने एक ही चीज पढ़ाने के बाद भी हम ही बताएंगे। फिर पढ़ाने का फायदा,
इसको लिख लिया करो। अब जैसे इतना चीज सुन रही है, इसको पॉइंट बाई पॉइंट लिखते चलो, दिमाग में रखते चलो, सिर्फ सुनो मत, लिखते भी चलो, ठीक है। तो तीसरा जो ये चीज था कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो, आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया ही गया था इनको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि ये करप्ट थे, भ्रष्टाचार करने लगे थे, उपहार लेते थे, जोर जबरदस्ती करते थे, अपना व्यापार करते थे, कंपनी को नुकसान हो तो हो, ये अपना फायदा करते थे। स्थिति ऐसा हो गया था कि इन कर्मचारियों के या इनके भ्रष्टाचार की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार से कर्जा लेना पड़ा कि कुछ कर्जा दीजिए ताकि हम कंपनी चला सकें। तब सरकार को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि भैया ये जो कर्मचारी हैं, सबसे पहले तो इनका जो निजी व्यापार है उसको प्रतिबंधित किया जाए। तो निजी व्यापार इसके माध्यम से प्रतिबंधित हो गया है। अब कोई भी कर्मचारी अपना व्यापार नहीं करेगा, अगर वो अगर अधिकारी है तो सिर्फ उसका जो प्रोफाइल है, जो काम है वही करेगा और कोई दूसरा काम नहीं करेगा, ठीक है। सोसाइटी ऑफ ट्रेड आपको पता ही है, भंग कर दिया गया था। तो अब ये अपना निजी व्यापार करते थे, कंपनी को फायदा हो चाहे नहीं हो, अपना फायदा करते थे। तो कंपनी घाटे में चले गया और कंपनी मुंह उठा करके ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश राजा से कर्जा मांगती थी। तो बोली भैया इसका क्या समाधान है? बोला इसका, इन सबों का निजी व्यापार बंद करो, इनको बोलो जो काम करने के लिए दिया है सिर्फ वही काम करो। दूसरा, ये जो गिफ्ट लिया करते थे, उपहार वगैरह, ये सब बंद कर दिया गया। यानी अब कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ कंपनी की सेवा करेगा और कोई दूसरा काम नहीं करेगा। अब जो इनको लॉस हो रहा था, ऐसा क्यों करते थे? तो आपको पता ही है कि रॉबर्ट क्लाइव, हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि रॉबर्ट क्लाइव ने देखा था कि इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि इनकी उतनी आमदनी नहीं है जितनी इनको होनी चाहिए। इंग्लैंड से आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, बेचारे को उतना आय नहीं है जितना चाहिए। तो इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट के तो इसीलिए रेगुलेटिंग, उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत दबाव डाला था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कि भैया इनों का वेतन बढ़ा दीजिए, तो उन लोगों ने नहीं माना बात। लेकिन अब सरकार ने कानून ला करके कहा कि इन अधिकारियों के, इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए, तभी जाकर के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है और कंपनी घाटे में नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस एक्ट के माध्यम से कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया, निजी व्यापार प्रतिबंधित हो गया, उपहार लेना प्रतिबंधित हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज था जिसको आपको जानना चाहिए था, ठीक है। मान लो ये कुछ ऐसे था, हाँ हाँ, आज भी अपना कंपनी का रूल्स होता है, कंपनी का नियम होते हैं। हर एक कंपनी के अपने अपने रूल्स, अपने अपने नियम होते हैं। वो रूल्स और नियम किससे गाइडेड होते हैं? भारत सरकार के नियमों के अधीन। जैसे मान लो, ऐसे समझ लो, भारत में 1948 में इंडस्ट्रियल एक्ट आया। अब उद्योग में कितने श्रमिक कितने समय तक काम करेंगे, उनका वेतन क्या होगा, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था क्या होगी, उनका पेयजल का व्यवस्था क्या होगा, सफाई कैसा होगा, वेंटिलेशन कैसा होगा, ये सब कुछ कहाँ से ऑर्डर होता है? तो इंडस्ट्रियल एक्ट, लेबर एक्ट, इस तरह से सरकार या पार्लियामेंट एक्ट बना देती है, उस एक्ट को इंप्लीमेंट कराया जाता है कंपनी के द्वारा या लागू किया जाता है। अब वो सब सब रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे देना पड़ता है, बिल्कुल जितना मांगेगा देना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी नुक्स निकाल देगा और फाइन काट देगा तो जितना लेबर इंडस्ट इंस्पेक्शन बोलते हैं। जैसे लेबर ऑफिसर होता है, लेबर इंस्पेक्टर होता है,
हाँ, वो इंस्पेक्टर का काम ही होता है इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना। निरीक्षण करके वो रिपोर्ट बना के दे देगा आगे कि भैया ऐसा ऐसा अनियमितता बढ़ता जा रहा है, लेबर के लिए खाने का कैंटीन का व्यवस्था नहीं, हाँ देना ही पड़ेगा। लेबर ऑफिसर जाता है, लेबर इंस्पेक्टर जाएगा, देखेगा कि आप कानून के तहत काम कर रहे हैं कि नहीं। एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं तो बोनस देंगे कि दे रहे हैं, तो सब कुछ चेक करता है। जो भी एक्स्ट्रा समय काम करने पर मिलता है, अलग अलग मान लो कि आप जिस प्रोफाइल पर नियुक्त किए गए हैं उस प्रोफाइल से आपको नियुक्त किया गया कलर के लिए, और नियुक्ति के बाद आपसे स्वीपर का काम कराया जाने लगे, या नियुक्त किया गया था कलर के लिए, कलर का वेतन मिल रहा है और मैनेजर वाला काम करवाया जा रहा है, तो कर्मचारी के साथ तो अन्याय हुआ ना। हाँ, तो इसके इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर होते हैं। हर एक तरह का देखो, एक पेपर होता है LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। भारत में जितने भी कंपनी है, इंडस्ट्री है, उनसे जुड़े हुए जितने भी कानून हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एक्ट, लेबर एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ESI, इंश्योरेंस, ये सब के लिए अलग से प्रोविजन है, उसका कानून है। ये कानून कौन बनाई है? भारत के पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट में कानून बना दिया गया, उसके लिए अलग अलग नोडल एजेंसी बना दी गई है। वो नोडल एजेंसी कंपनियों में, उद्योगों में जाकर के देखती है कि आप इस कानून के अनुसार, नियम के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे एक उदाहरण दे दो, पहले आपको पता है कि रात नाइट शिफ्ट ड्यूटी महिलाओं के लिए नहीं था, फीमेल वर्कर के लिए नहीं था। उनको 6 बजे से पहले छुट्टी दे देना है आपको, यानी कि या तो B शिफ्ट करेंगी या A शिफ्ट करेंगी। A और B ही शिफ्ट कर सकती है, C शिफ्ट महिलाओं के लिए नहीं था। लेकिन अब हो गया है, क्योंकि उस कानून में संशोधन कर दिया गया कि अब महिलाएं भी रात को नाइट जॉब कर सकती है। क्यों? क्योंकि कॉल सेंटर आ गया। अब क्या हो गया कि अब कॉल सेंटर के अलावा अब क्या है कि अब ये वर्चुअल मार्केट है, या आप कर सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में रात दिन काम चलता है। नहीं, अब मान लो गुड़गावा का कॉल सेंटर में तुम चले जाओ, 24 घंटा चलता है। रात को नाइट शिफ्ट में भी लड़की जाती है, दिन में भी जाती है। अगर वो कानून में संशोधन नहीं किया गया रहता तो उस कंपनी को जुर्माना देना पड़ सकता था कि आप रात को महिलाओं से क्यों सेवा ले रहे हैं। तो इन एक्टों के माध्यम से इसको कहा जाता है सोशल वेलफेयर एक्ट। जितना भी इस तरह के कानून है, मजदूर के लिए, श्रमिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए, जो भी इस तरह के कानून है, इसको सोशल वेलफेयर एक्ट कहा जाता है। जैसे लेबर एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ESI, इंश्योरेंस, और आपका क्या कहलाता है, ग्रेचुइटी एक्ट, ग्रेचुइटी जो मिलता है। इस तरह के सारे एक्ट दरअसल कंपनी में कार्यरत या उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा की। ठीक है, तो यहां से ये भी हो जाता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने, उपहार और गिफ्ट लेना बंद करवा दिया जाता है, वेतन बढ़ा दिया जाता है, समय निर्धारित कर दिया जाता है। जब शुरू में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में, तो 24 घंटा में 18 घंटा काम लिया जाता था। 8 साल के बालक से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग तक काम लिया जाता था। बेतरतीब तरीके से काम लिया जाता था। फिर धीरे धीरे ब्रिटेन में कानून लाया गया कि नहीं, इतना काम नहीं लेना है, ये आदमी है। तो फिर जाकर के 12 घंटा किया गया, फिर 8 घंटा किया गया, आज 8 घंटा है। आज 8 घंटा कहीं भी काम। पहले क्या था कि जितना मन करे मालिक को उतना देर आपसे काम कराएगा, जितना मन करेगा उतना ही वेतन देगा। लेकिन अब नहीं, अब मिनिमम वेज एक्ट आ गया है, न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित कर दी गई है सरकार के द्वारा कि अगर आप कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई मजदूर रखते हैं तो इससे कम आप मजदूरी नहीं दे सकते हैं। इससे कम देंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। मिनिमम वेज एक्ट दिया गया है।
ये सब आपके लिए जरूरी है। यूपीएससी में बहुत फेवरेट एरिया, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये सब पे हम लोग बात करेंगे जब टॉपिक पे आएंगे तब। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अगर आप समझ गए होंगे तो जो यूपीएससी वाले जैसे स्थिति है यहाँ पर आप लोग देखिए थोड़ा सा लिख करके क्या लिख पाते हैं, अपने से खुद से क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। भारत और इंग्लैंड में कंपनी को विनियमित करने के लिए लाए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के गुण और दोषों का वर्णन करें। हाँ, भारत और इंग्लैंड में कंपनी के कार्यों को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, भारत और इंग्लैंड में कंपनी के कार्यों को विनियमित करने के लिए लाए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के गुण और दोषों का वर्णन करें, या इसका मेरिट और डिमेरिट को बताइए, या इसके प्रावधानों को बताइए कि इसमें क्या क्या प्रोविजन था। इसमें से एक क्वेश्चन पीटी में हमेशा पूछे जाते हैं, अल्टरनेट 1 साल के बाद या 2 साल के बाद एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट पहली बार सीधे कंपनी को कंट्रोल करने लगती है। इससे पहले सिर्फ पंजीकृत करा करके छोड़ दी थी, जाओ जो करना है करो। सेना भी दे दी थी, सेना बनाओ, अधिकारी गठित करो, युद्ध करो, जीतो, जैसे मन करो वैसे करो। लेकिन जब ये भारत में गंदगी फैलाने लगे तब मजबूरन बेचारों को रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि कंपनी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई थी और हो रहा था इसको नुकसान। हजारों डॉलर का, हजारों पाउंड कर्जा मांगने लग रही थी। तो वहां की सरकार भी बोली यार तुम इतना दूर गया है व्यापार करने के लिए कि नुकसान उठाने के लिए। तो पता चला यहाँ के कर्मचारी मिल करके सब लूटते खसोटते हैं और ये खुद अमीर बनते जा रहे हैं और कंपनी घाटा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। आज भी सरकार हस्तक्षेप करता है। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी का कोई भी मामला जब जनता को चुभ जाता है, जनता बवाल करने लगती है, काटने लगती है, देन सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के संरक्षण में ही कोई भी कंपनी काम करती है। इसीलिए तो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, रजिस्टर्ड कराया जाता है, पंजीकृत कराया जाता है किसी भी कंपनी को। ठीक है। कोई सवाल पूछना है आप लोगों को किसी भी तरह का तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था।